रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान को दरपेश नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर डिटेल में बात करेंगे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हार्ड सिक्योरिटी या मिलिट्री सिक्योरिटी भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने वक्तों में एक स्टेट के लिए सिर्फ अपने स्टेट की वैल्यूज, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल सोवरेनिटी को सेफगार्ड करना जरूरी समझा जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा और भी कई ऐसे थ्रेट्स सामने आए जिनसे लोगों की वेलबींग और ओवरऑल स्टेट को थ्रेट था। इनको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट या सॉफ्ट थ्रेट भी कहा जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड ना हो और एफिलिएटेड भी ना हो, इन ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। इनमें कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज और पैरामिलिट्री और आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स शामिल होते हैं। और इसके ऑपोजिट स्टेट एक्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड हों या एफिलिएटेड हों। नॉन स्टेट एक्टर्स में मिलिटेंट ग्रुप्स और टेररिस्ट भी शामिल होते हैं जिनकी वजह से कंट्री को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ब्रीफ एनालिसिस किया जाए तो इससे सबसे ज्यादा मसला टेररिज्म को खत्म करने में पेश आया है। सोवियत यूनियन के 1979 में अफगानिस्तान में इन्वेड करने और वहां से विड्रॉल तक अफगानिस्तान में बहुत सारे जिहादिस्ट ग्रुप बन चुके थे जो टाइम टू टाइम खत्म होते रहे। इनमें से कुछ दूसरे ग्रुप्स में मर्ज हो गए और कुछ ने अपनी बेस दूसरी कंट्रीज में बना ली। इन्हीं ग्रुप्स में से तालिबान इमर्ज हुए जो 1996 तक अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लिए इनमें से किसी ग्रुप ने कोई इशू क्रिएट नहीं किया था। फिर जब 9/11 के बाद यूएस के पाकिस्तान को तालिबान से हर तरह का लिंक खत्म करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर प्रेशर डाला गया और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने सीक्रेटली गुड एंड बैड तालिबान की पॉलिसी यूज करते हुए उन तालिबान की सपोर्ट जारी रखी जो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन करते थे और उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे, तब पाकिस्तान के लिए ये ग्रुप्स बहुत बड़ा मसला बन गए। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की गई, जिसको प्रेसिडेंट ओबामा ने 13 मई 2013 को फॉर्मली एंड किया। इस वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान में 401 दफा अटैक किया और साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल SATP की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2016 तक 59,694 लोगों ने वफात पाई और इस वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को टोटल $107 बिलियन का लॉस हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद टेररिज्म पर काबू ना पाया जा सका। इसके बाद 2014 के पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की वजह से पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से टेररिज्म के खात्मे के लिए 2015 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और इसके बाद आर्मी की तरफ से टेररिस्ट के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए, जिनमें से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद प्रोमिनेंट हैं। इन ऑपरेशंस की कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज PIPS की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 में पाकिस्तान में 21 टेररिस्ट अटैक सामने आए। वक्त के साथ साथ टेररिज्म की नेचर चेंज होती जा रही है और इसको टैकल करने के लिए काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजीज को रिवाइज करने की जरूरत है। इस सिलसिले में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की मॉडिफिकेशन, पाकिस्तान एक्ट 2014 की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और 21st अमेंडमेंट को पास करने से टेररिज्म को काउंटर करने में बेहतरी सामने आई है और FATF की तरफ से दिए गए 27 पॉइंट्स में से 14 पॉइंट्स पाकिस्तान ने फुलफिल किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी को मिलकर पॉलिसीज और ऑपरेशंस के जरिए टेररिज्म को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना जरूरी है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और कोल जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बर्न होते हैं तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाती है। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस शामिल हैं। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और इन गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के चेंज होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है और अगर एटमॉस्फेयर में ये चेंज लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है और इस फिनोमिनन को यूजुअली ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवा में प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बारिशों में इजाफा होता है और फिर आउट ऑफ सीजन रेन्स होती हैं और इनकी शिद्दत ज्यादा होने की वजह से रिवर्स का पानी बढ़ जाता है और इस तरह सैलाब आने का खतरा भी बढ़ जाता है। जुलाई 2010 से अगस्त 2010 के बीच पाकिस्तान के रिकॉर्ड की सबसे हैवी मॉनसून रेन्स की वजह से इंडस रिवर में पानी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब आया और इसने पाकिस्तान के हर सूबे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
ब्रिटानिका की रिपोर्ट के मुताबिक इन फ्लड्स की वजह से लोगों के घर और फसलें तबाह हो गईं और लोग मेल न्यूट्रिशन और वाटर बोर्न डिजीज का शिकार हुए। इन फ्लड्स की वजह से 1200 से 2200 लोगों ने वफात पाई, 1.6 मिलियन घर तबाह हुए, जिसकी वजह से 14 मिलियन लोग बेघर हो गए और पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को $10 बिलियन का नुकसान हुआ। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सीजन्स में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। मानसून की बारिशों में वेरिएशंस की वजह से पाकिस्तान के कुछ एरियाज में काफी ज्यादा बारिशें होती हैं और कुछ एरियाज को पानी की कमी की वजह से ड्रॉज का सामना करना पड़ता है, जैसे थर और लसबेला। ड्रॉट की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है और इस तरह लोगों को मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है। थर को 2016 में चौथी दफा ड्रॉट का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी का लेवल 100% तक पहुंच गया। फसलों की पैदावार 53% तक रह गई और लाइफ स्टॉक 48% तक रह गया। इन सब फैक्टर्स की वजह से थर में शदीद मेल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी सामने आई, जिसकी वजह से 5 साल के कम उम्र के 3 लाख से ज्यादा बच्चे वफात पा गए। टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को हीट वेव कहा जाता है। अगर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो या ये टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो और ये 5 to 6 डिग्री तक इंक्रीज हो 8 या उससे ज्यादा दिनों में, तो इसको हीट वेव कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज, प्रेसिपिटेशन का ज्यादा होना और तेजी से बढ़ने वाली अर्बनाइजेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस से 16.2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया है। इसके साथ साथ ठीक तरीके से वेदर को प्रोटेक्ट ना कर पाना हीट वेव्स का बाइस बनता है। प्रिवेंशन वेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 1997 से 2015 तक 126 दफा हीट वेव्स का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान एक साल में ऑन एवरेज 7 दफा हीट वेव्स का सामना करता है। 2015 में आने वाली हीट वेव पाकिस्तान के रिकॉर्ड की सबसे एक्सट्रीम हीट वेव थी, जिसकी वजह से कराची में 1200 लोगों ने वफात पाई। अगर इन हीट वेव्स को कंट्रोल ना किया गया तो 2030 तक इन हीट वेव्स में 75% तक इंक्रीज आ सकता है। अगर लोग फूड आइटम्स को अफोर्ड ना कर सकें या उन्हें फूड आइटम्स तक रसाई ना मिल सके, यानी फूड अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी लो हो, तो इस सिचुएशन को फूड इनसिक्योरिटी कहा जाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन, लो इनकम वगैरह। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन और क्वालिटी लेवल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ डेजर्ट लोकस्ट की वजह से भी इस इशू में इजाफा आ रहा है। लोकस्ट के बारे में माना जाता है कि ये ईरान से बलूचिस्तान में एंटर हुए और वहां से बाकी प्रोविंसेस में फैले। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को लोकस्ट की वजह से 600 बिलियन रुपीस यानी $3.72 बिलियन का लॉस हो चुका है और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये लॉस $5.1 बिलियन तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग सिंध और बलूचिस्तान के ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से प्राइसेस में इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से लोगों के लिए फूड की एक्सेसिबिलिटी में कमी आई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जनरल इन्फ्लेशन रेट 8.2% है, जो कि मई 2018 में 5% था और जनरल रूरल इन्फ्लेशन 4.5% से 9.7% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों को फूड एक्सेसिबिलिटी में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस इशू पर फोकस करे ताकि फूड आइटम्स तक लोगों की रसाई आसान बनाई जा सके और फूड इनसिक्योरिटी को कम किया जा सके। पाकिस्तान की वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान के वाटर मिसमैनेजमेंट की वजह से है। वाटर स्कार्सिटी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका नाम हाइड्रोपॉलिटिक्स वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट है। इसका लिंक आपके सामने आ रहा है। इस वीडियो में मैंने वाटर स्कार्सिटी, वाटर मिसमैनेजमेंट, इसके रीजंस और इनको ओवरकम करने की रिकमेंडेशंस पर डिटेल में बात की है। आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर किसी कंट्री में वाटर की अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स या उससे कम हो तो वो कंट्री वाटर स्कार्स कहलाती है। इस लिहाज से पाकिस्तान भी वाटर स्कार्स कंट्री है। 1951 में पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर लेवल 5260 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर था, जो कि 2016 के फिगर्स के मुताबिक 1000 क्यूबिक मीटर्स तक रह गया है और यही ट्रेंड चलता रहा तो 2025 तक ये 860 क्यूबिक मीटर तक रह जाएगा। इस तेजी से कम होने वाले वाटर लेवल की कई वजूहात हैं, जिनमें से पॉपुलेशन का रैपिडली इंक्रीज होना और वाटर मिसमैनेजमेंट दो बड़ी वजूहात हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पर मौजूद ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से पहले तो वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाने की वजह से ये वाटर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी बीमारियां भी सामने आती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोलेरा और साफ पीने का पानी ना मिलने की वजह से लोग पेट की भी कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉलन्स और एलर्जेंस में इजाफा हो जाता है
जिस की वजह से एस्थमा और कई सांस की बीमारियां सामने आती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं और ओजोन लेयर डैमेज हो तो उसकी वजह से स्किन कैंसर की बीमारी सामने आती है। इसी तरह टेम्परेचर के बढ़ने से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो एरिया जहां पानी की कमी हो वहां के लोगों में किडनी में स्टोन्स और दूसरे मसाइल सामने आते हैं। डॉन के जून 2020 के एक आर्टिकल में बताया गया कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की एनुअल रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 1999 से 2018 तक पाकिस्तान 152 टाइम्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फेस कर चुका है और इसकी वजह से अब तक पाकिस्तान को $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के इम्पैक्ट्स को डील करने के लिए पाकिस्तान को $7 बिलियन से $14 बिलियन पर ईयर तक चाहिए। अपने रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस को बेस्ट वे में मैनेज करना ताकि वो सिटीजन्स की डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, इसके लिए गवर्नेंस की टर्म यूज की जाती है। अगर ये रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज ना किए जा सकें तो इसे पुअर गवर्नेंस कहा जाता है। गवर्नेंस पुअर तब होती है जब कंट्री में करप्शन, नेपोटिज्म और जुडिशियल सिस्टम वीक हो। चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की एग्जाम्पल ली जाए तो इन कंट्रीज ने प्रोग्रेस तब करना शुरू की जब इन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाया। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान 120 नंबर पर है, विद 180 बीइंग द हाईली करप्ट, और 2018 में पाकिस्तान 117th नंबर पर था। लोगों का गवर्नमेंट पर ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए करप्शन को इरेडिकेट करना जरूरी है। इस सिलसिले में सिटीजन्स, एक्टिविस्ट, विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट को एम्पावर करना और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर कंट्री का प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं है। पॉवर्टी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू है जिसे हर हुकूमत ने रिजॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत काम होना जरूरी है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पॉवर्टी हेड काउंट रेशो 24.3% है और ये रेशो 3250.28 पैसा पर मंथ की पॉवर्टी लाइन पर है, यानी पॉपुलेशन के 24.3% यानी 50 मिलियन लोग एक महीने में इतनी अमाउंट भी नहीं कमा सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्टिवली पॉवर्टी एलिविएशन पर फोकस करे ताकि लोगों का भरोसा गवर्नमेंट पर इंक्रीज हो सके और लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इसके रिसोर्सेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है और इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। worldometers.info के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 222 मिलियन है। पाकिस्तान 5th हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन पाकिस्तान का एरिया टोटल अर्थ सरफेस का 0.59% है, जिसके मुताबिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस पॉपुलेशन में प्योरली पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन दूसरी कंट्रीज की तरफ से आए गए लोग जैसे वॉर ऑन टेरर के बाद आए हुए अफगान रेफ्यूजीज और इनके अलावा भी लोग शामिल हैं। जैसा कि पहले बताया गया, पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत से सोशो इकोनॉमिक इश्यूज सामने आते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं और इस तरह लोगों की फ्यूचर जनरेशन अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। पाकिस्तान के अनएम्प्लॉयड लोगों में मेजॉरिटी यूथ की है। tradingeconomics.com के मुताबिक पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 में 4.1% है और 2021 में ये रेट 6% तक पहुंच सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पॉवर्टी लेवल ज्यादा होने से लोगों का बेहतर जिंदगी गुजारना एक ख्वाब बन जाता है। बाकी इश्यूज की तरह इन इश्यूज की भी कोई एक कॉज नहीं है, इसलिए मैक्रो लेवल पर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की जरूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। लोगों के टैक्स ना देने की वजह से पाकिस्तान की इनकम में इजाफा नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाते और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ इनकम को बूस्ट करने के लिए और कंट्री के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सब्सिडी खत्म करनी पड़ती है, टैक्स रेट्स इंक्रीज करने पड़ते हैं और चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा करना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बहुत कम होती है। मार्च 2020 में FBR ने 200 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया, जो कि इसके 525 बिलियन के टारगेट से 38% कम है और ये कलेक्शन मार्च 2019 की कलेक्शन से 12% कम है, जो कि 370 बिलियन रुपीस थी। FBR की जुलाई 2019 से मार्च 2020 की कलेक्शन 3.05 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि इसका टारगेट 3.52 ट्रिलियन था, यानी ये अपने टारगेट से 470 बिलियन रुपीस पीछे है। IMF का पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए सेट करता टारगेट 5.270 ट्रिलियन रुपीस है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अनअचीवेबल होने की वजह से कम कर दिया जाएगा। इस टैक्स कलेक्शन के कम होने की प्राइमरी वजह लोगों का टैक्स ना देना है।
नवंबर 2020 के AA.com के आर्टिकल के मुताबिक कोरोना वायरस के पाकिस्तान में सामने आने से अब तक 3,37,573 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,16,060 लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6,867 लोग वफात पा चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 है और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए लॉकडाउन और SOPs डेवलप ना किए जाते तो ये वायरस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता और अभी भी अगर इसे स्प्रेड होने से प्रिवेंट ना किया गया तो ये लोगों की कीमती जानें लेके पाकिस्तान को इररिकवरेबल लॉस दे सकता है। लेकिन इस वायरस की प्रिवेंशन की वजह से लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और लोगों के लिए बहुत मसला बन गया। इस ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को मिटिगेट किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की कोविड-19 के पाकिस्तान पर सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस की प्रिवेंशन के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज की वजह से पॉवर्टी लेवल के करंट रेट में 40% इजाफा हो सकता है। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कम होने की वजह से GDP 3% कम हो सकता है। अगर लॉकडाउन दोबारा लगा तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट डिस्टर्ब होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोड्यूस टाइमली नहीं पहुंच पाएगी और ना इसको कल्टीवेशन के लिए रॉ मटेरियल्स मिल पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पॉवर्टी और इन्फ्लेशन रेट्स में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।